You are welcome. Today we are going to study the chapter 4th, भारत के विदेशी संबंध। ठीक है ना, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। और ये आपका स्वतंत्र भारत में राजनीति, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की जो बुक है, एंड दिस इज द चैप्टर 4 ऑफ दैट बुक, राइट। तो इसके लास्ट में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम जो बात करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। भारत की जो परमाणु नीति है उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर कि हम इस चैप्टर से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देखें, उससे पहले बेसिक बात कर लेते हैं। बेसिकली हर कंट्री की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो बेस्ड होती है अपने जो बॉर्डरिंग कंट्री है, जो पड़ोसी देश है या जो उसकी सीमा के ऊपर देश है, उनके साथ में उस देश के रिलेशंस किस तरह के हैं। इफ द रिलेशंस आर पीसफुल, मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो फिर परमाणु हथियार की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। उसके पास में कोई भी देश अपनी मुद्रा परमाणु हथियार को बनाने के ऊपर नहीं खर्च करना चाहेगा, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन इनिशियली भारत को ऐसा नहीं लगा था, बट अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन अराइज हुई। जैसा कि आप जानते हो, अपने पड़ोस में हमारे पाकिस्तान के साथ भी बहुत इतने मधुर संबंध नहीं रहे। इवन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के साथ से ही लेकर, या फिर बात करो चाइना के साथ में भी 1962 के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही है। और उसके बाद में कोई एक बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन रिलेशंस अभी तक भी, आज की परिस्थितियों में भी बात करें तो टेंस रिलेशन ही है। ठीक है ना, इनको बहुत ही अच्छे संबंध नहीं बनाया जा सकता। तो उसी को लेकर हमारे देश की परमाणु नीति है, जो शुरू में हो सकता है कि हमने जो न्यूक्लियर पावर जो है परमाणु का पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज शुरू किया हो, लेकिन अल्टीमेटली हमको फिर न्यूक्लियर पावर बनना पड़ा। भारत भी एक परमाणु के साथ में देश है जिसके पास में अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करते हैं। मई 1974 के अंदर भारत ने परमाणु हथियार का एक एक्सप्लोजन किया। आप उसको एक परीक्षण बोल सकते हो, टेस्ट करके देखा। वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने से क्या है, आप उसको करने से पता लग जाता है कि प्रैक्टिकली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ये किस तरह से काम करने वाला है। तो ये अपना सफल रहा। 1974 में की बात है। और क्यों हमको ये परमाणु एक्सप्लोजन करना पड़ा उसका भी हमको देखना पड़ेगा। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और इन्होंने 1964 में ही अपने आप को न्यूक्लियर पावर स्टेट बना लिया था। ठीक है ना, जब आपके पड़ोसी देश के पास में अगर न्यूक्लियर पावर है और उसके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, 1962 की लड़ाई हमने देखी थी, और उसके बाद में फिर यह हथियार, इसके पास में परमाणु हथियार का होना हमारे देश के लिए एक काफी सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंता वाला सब्जेक्ट था। तो अल्टीमेटली 1974 में भारत भी, क्योंकि इसमें काफी पैसा खर्च होता है, तो इस पीरियड 1964 से 74 का ये जो 10 साल का ड्यूरेशन है, उस पीरियड में काफी उठापटक हमारे देश में, आप कह सकते हो देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। और अरब और इजराइल के जो देश हैं, जो एक आप कह सकते हो जो तेल जिससे पूरे विश्व में उस वक्त सप्लाई होता था, उनके बीच में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी थी। तो तेल के रेट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ दी जाती है, और दुनिया मतलब पूरे देश के अंदर, हमारे देश में दुनिया भर के जो एजिटेशन, विरोध आंदोलन चल रहे थे, और रेलवे का सबसे बड़ा स्ट्राइक भी इसी पीरियड में हुआ था। ठीक है ना, तो हमको इतना टाइम लग गया 1964 में, चाइना ने किया 74 में। ये समझा रहा हूँ इतना ड्यूरेशन लगने के कारण, क्योंकि देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और अगर आप पूरा फोकस परमाणु हथियारों के ऊपर करते हो तो दूसरे विकास के कार्य भी रुक जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि शुरू में भारत एक पीसफुल पर्पसेस के लिए परमाणु का इस्तेमाल करना चाहता था, और
ये बात है, जैसे देश आजाद हुआ, नेहरू का फोकस ये था कि हम विज्ञान के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, वो विश्वास करते थे साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के ऊपर। यही एक एंड करना चाहते थे देश के अंदर, जो औद्योगिकरण बढ़े उसके पीछे। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा का नाम तो आपने सुना होगा, ये एक साइंटिस्ट रहे हमारे। वो चाहते थे कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार करें एंड दैट कैन बी यूज फॉर द पीसफुल पर्पसेस, जिसका इस्तेमाल हम शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, दूसरे और बिजली के पैदा करने में या किसी दूसरे मीन्स में। हम उस टाइम हमारी ये इच्छा नहीं थी कि हम न्यूक्लियर पावर किसी कोई पीसफुल मीन्स के लिए इस्तेमाल करना था, कोई युद्ध हमको किसी से नहीं लड़ना था। लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बनी। नेहरू, जैसा कि मैंने बताया, वो अगेंस्ट थे कि कोई भी जो न्यूक्लियर पावर, कोई देश के पास में न्यूक्लियर पावर है, कोई परमाणु सशक्तिकरण देश बने, वो इसके फेवर में नहीं थे। और उन्होंने इस बात की हमेशा प्रेरित किया, वकालत की कि कंप्लीट निशस्त्रीकरण के बारे में। परमाणु हथियार है वो व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण, मतलब बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, धीरे धीरे स्टेजेस में इनको खत्म किया जाना चाहिए। और वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, मतलब न्यूक्लियर को, परमाणु हथियारों को खत्म करा जाए, इसके ऊपर वो प्रेशर देते थे, न्यूक्लियर आर्सनल। लेकिन ये सब होते हुए भी विश्व के अंदर, विश्व की कम्युनिटी में परमाणु हथियार बढ़ते जा रहे थे। मैंने बात की, चाइना की बात करें, और चाइना के साथ ही इनफैक्ट जो दूसरे देश, अगर बात करें हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, सोवियत रूस की बात करें, चाइना हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये अपने आप में पांचों देश न्यूक्लियर पावर्स थे, ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जो आज रूस है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। चाइना को उस टाइम ताइवान के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये सभी पांच न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ परमाणु के, जो आप कह सकते हो परमाणु शक्ति वाले देश, और ये 5 परमानेंट मेंबर भी थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है ना। परमानेंट मेंबर, एक परमानेंट मेंबर्स, परमानेंट 5 ही है, और नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जिनके पास बेटा पहले से हथियार है, देखो उनकी दादागिरी का देखिए, जस्ट इमेजिन कि खुद न्यूक्लियर पावर स्टेट है, खुद के पास न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री है, जिनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उनको जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई आप इस पे साइन कर दीजिए, ठीक है ना, कि आप हथियार नहीं बनाएंगे आगे। तो इस तरह की पॉलिसीज है जिसके नेहरू भी खिलाफ थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि हम न्यूक्लियर पावर बने, ठीक है ना, लेकिन मजबूर किया इन्होंने। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अपने तो हथियार खत्म नहीं कर रहे हैं, इनकी जो ट्रीटी है जो लेके आए, एनपीटी, न्यूक्लियर अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है ना, ये जो लेकर आए, ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटरी थी, भेदभावपूर्ण थी। जिन देशों के पास में परमाणु हथियार पहले से हैं, उनको हथियार खत्म नहीं करने हैं, लेकिन जो अभी और इस स्टेज में है बनाने की, उनको बनाने की इजाजत ये एनपीटी, परमाणु अप्रसार ट्रीटी है, वो इजाजत नहीं देती है, ठीक है ना, बाकी कंट्री को। तो इंडिया ने अपना कंडक्ट किया फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, किस लिए? फिर भी उन्होंने उस टाइम यही बोला कि भाई हम इसका इस्तेमाल, भारत ने कहा कि पीसफुल पर्पस के लिए करने वाले हैं, हम किसी दुश्मन के साथ में लड़ाई में नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पहले युद्ध, पहला परमाणु एक्सप्लोजन जो किया था, ये पीरियड की मैंने बात ही की कि ये पीरियड जो है जब भारत ने परमाणु हथियार का एक्सप्लोजन किया, परमाणु देश बना, परमाणु संपन्न देश बना, तब अरब इजराइल के बीच में भी वार चल रही थी 1973 में। एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो सभी देशों के लिए एक शौक, एक सदमा, जिस ऑयल के प्राइस मैसिव हाइक देखा गया, काफी बढ़ते गए। और ये इकोनॉमिक टर्मोइल का पीरियड था भारत में, बहुत सारे एजिटेशंस की मैंने बात करी, काफी आंदोलन हो रहे थे, रेलवे की स्ट्राइक्स हो रही थी। और इन सब के साथ भी, लेकिन एक बात जो अच्छी थी हमारे देश में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, हो सकता है किसी इंटरनल
पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन देश की एकता, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल बाउंड्री की सुरक्षा से संबंधित सभी देशों के बीच में एक आम सहमति थी। ठीक है, 1962 से लेकर 71 के बीच हमने 3 लड़ाइयां भी लड़ी। तो ये सारा सब कुछ इकोनॉमिकली हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और 1995 के अंदर अगर बात करें तो फिर ये न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, इन्होंने एनपीटी पे साइन करने के लिए फिर कहा कि भाई आप परमाणु अप्रसार संधि पे साइन करें, लेकिन भारत ने मना कर दिया, भाई इसको एक्सटेंशन कर दीजिए इंडेफिनिट पीरियड तक। ठीक है ना, अभी हम नहीं कर सकते इसके ऊपर। क्यों नहीं कर सकते, आपको पता ही है कि सबके पास में परमाणु हथियार, आप 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, हमें आप कह रहे हो। और इसी के साथ में सीटीबीटी जो साइन है, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना, कि हम आगे टेस्ट नहीं करेंगे, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए हम आगे फिर दोबारा परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। उस पर भी भारत ने मना कर दिया साइन करने से, बोला नहीं हम नहीं करेंगे। और 99 का ये पीरियड, 1998 जब स्टॉप टेलबोट वहाँ के जो सेक्रेटरी थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, काफी दिन तक अपने देश के विदेश मंत्री के साथ, वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी अपने देश के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ में काफी, क्योंकि ये अपने जसवंत सिंह उस टाइम में डिफेंस भी उनके पास में था, डिफेंस पोर्टफोलियो, ठीक है ना, तो इनके साथ में काफी बातचीत चला, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने इसके ऊपर साइन नहीं किया, न्यूक्लियर सीटीबीटी के ऊपर, न्यूक्लियर अप्रसार संधि के ऊपर। तो यही अपने देश की एक न्यूक्लियर से रिलेटेड एक पॉलिसी रही है। अब आपके इस चैप्टर में बहुत कुछ आगे बचा नहीं है, विश्व राजनीति के बदलते समीकरण के बारे में बात हो रही है, और कुछ पाकिस्तान के जिस तरह के संबंध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में, उस टाइम अमेरिका के और पाकिस्तान के संबंध अच्छे थे उस टाइम में, ठीक है ना। 1971 में भी आपने देखा अमेरिका सपोर्ट में था, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश को जब लिबरेट कराया, जब हमारे साथ में सोवियत रूस मदद करने के लिए आगे बढ़ आया था, तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने के लिए आया हुआ था। कारण कि जो एक कोल्ड वार का इरा था, जो शीतकालीन शीत युद्ध का जो समय बोला जाता है 1945 एंड 1991 तक का, इस पीरियड में भारत का जो झुकाव सोवियत रूस की तरफ देखा गया, ठीक है ना। सोवियत रूस ने भारत की मदद भी की। 1971 की भी अगर बात करते हैं तो 1971 में भी भारत के साथ में एक 20 साल के लिए एक ट्रीटी के ऊपर साइन हुआ, ताकि अगर अगले आने वाले 20 सालों में भारत को किसी तरह की भी युद्ध में अगर आवश्यकता पड़ती है तो सोवियत रूस भारत की मदद करने को तैयार रहेगा। और इसी तरह भारत ने भी उनके साथ में इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया कि हम भी आपकी मदद करेंगे। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब भारत से नाराज था, कारण हमारे जो संबंध सोवियत रूस के साथ में थे, और भारत का एक जो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बोलते हैं जिसको, नाम ना भारत अमेरिका के साथ गया, ऑफिशियली तो नहीं गया ना भारत अमेरिका के साथ था, ना सोवियत रूस के, बस आंतरिक रूप से सोवियत रूस के साथ में झुकाव था। और ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया, पता भी लगा, सभी विश्व के देशों को पता है कि कहीं ना कहीं भारत का जो मैत्रीपूर्ण संबंध, हम बोलते रहे गुट निरपेक्ष देश से, हम दोनों देशों से दूरी बना के रखेंगे, और दोनों देशों के जो गुट बने हुए हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये बात छुपी हुई नहीं है, ओपन डोमेन में थी कि हम सोवियत रूस के साथ में खड़े थे। तो इससे अमेरिका काफी नाराज था, और इस नाराजगी का हमको खामियाजा 1971 में, हालांकि जीते तो हम ही, लेकिन एक अगर अमेरिका खुलकर सामने आता तो एक बड़ा विध्वंसकारी युद्ध हो सकता था ये 1971 की वार। लेकिन सोवियत रूस अपने आप में वो भी न्यूक्लियर पावर, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी, तो फिर दोबारा से फर्स्ट वार सेकेंड वर्ल्ड वार हम देख चुके थे। तो इसको लेकर बांग्लादेश की लिबरेशन को लेकर एक थर्ड वार ना हो जाए,
ये कोई भी देश नहीं चाहता था। इस वजह से बस समझे कि वो वापस हो गए, साइकोलॉजिकल प्रेशर काम कर गया। तो आज के चैप्टर के साथ, आज के इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर खत्म। बाय।